Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video at this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Professor of Zoology in Government Lohia PG College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, D College. In today's lecture series, I am going to start a separate series which is based on animal taxonomy. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, काफ़ी लंबे समय से विद्यार्थियों की डिमांड थी, स्पेशली उन विद्यार्थियों की जो स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, नेट जेआरएफ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनमें एक अलग से एक यूनिट होती है टैक्सोनॉमी की। तो इसमें कई तरह के सवाल बच्चों के दिमाग में उठते हैं कि टैक्सोनॉमी क्या है, सिस्टमैटिक्स क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, द्विनाम पद्धति क्या होती है, त्रिनाम पद्धति क्या होती है, एनिमल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, स्पीसीज की क्राइटेरिया कैसे करते हैं, किसी सैंपल को कैसे कलेक्ट करते हैं, सैंपल का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, अल्फा टैक्सोनॉमी क्या होती है, बीटा टैक्सोनॉमी क्या होती है, गामा टैक्सोनॉमी क्या होती है। तो इस तरह के सैकड़ों क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में, और बच्चे टैक्सोनॉमी को एक हार्ड यूनिट के रूप में मान के चलते हैं और बच्चे जनरली टैक्सोनॉमी का अवॉइड करते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। टैक्सोनॉमी मेरे ख्याल से बायोलॉजी में, लाइफ साइंस में सबसे सिंपल यूनिट है। ज़रा इसको याद करने का तरीका यदि अपनाया जाए, इनके चैप्टर्स को सिस्टमेटिक तरीके से यदि पढ़ा जाए, तो टैक्सोनॉमी का जो सेक्शन है, टैक्सोनॉमी की जो यूनिट है, ये याद करने के हिसाब से बहुत ही सिंपल है। तो आज मैं एनिमल टैक्सोनॉमी की एक नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूँ, और इसमें लगभग 15 से 20 वीडियो मैं तैयार कर वीडियो मैंने तैयार कर लिए हैं, 7-8 पावर पॉइंट, और जो पावर पॉइंट बनते जाएंगे, एक एक वीडियो में आपको रोजाना या एक दिन के इंटरवल से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज टैक्सोनॉमी की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में रूल्स ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, प्राणियों के जो नामकरण के जो नियम हैं, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। एक एक नियम वैसे तो काफ़ी है, लेकिन सभी नियमों को यहाँ पर डिस्कस करना पॉसिबल भी नहीं है, और सारे नियम आपके याद भी नहीं रहेंगे। मैं केवल उन्हीं नियमों को यहाँ पर डिस्कस करूँगा जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में जनरली जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले ICZN। ICZN क्या है? ICZN का पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN 1964 is the judicial system of rules and nomenclature authorized by the International Congress of Zoology। इस डेफिनेशन में नाम से स्पष्ट है कि ICZN 1964 ये नामकरण और नियमों का एक जुडिशियल सिस्टम है जो इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजी के द्वारा ऑथोराइज किया है, अधिकृत किया है। ICZN के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ICZN के 4 मेन पर्पस हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है इसमें स्टेबिलिटी, स्थायित्व। ऐसा नहीं हो कि कोई भी आपने नियम बना दिया, कोई रूल बना दिया है और 3 महीने बाद में आप उस रूल को चेंज कर रहे हो, है उसको रिवाइज कर रहे हो, उसको मॉडिफाई कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ICZN का मेन जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, दैट इज स्टेबिलिटी, स्थायित्व। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज यूनिवर्सलिटी, यानी सार्वत्रिकता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ICZN के कुछ नियम
यूरोपियन कॉन्टिनेंट में तो अप्लाई हो रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उनको नहीं माना जा रहा है, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में तो उनको माना जा रहा है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में उसको नहीं माना जा रहा है। तो इसके जो नियम है वो पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में एक रूप से, यूनिफॉर्मिटी के रूप में, एकसार रूप में ये इम्प्लीमेंट होने चाहिए, लागू होने चाहिए। इसलिए ICZN का जो नॉमेनक्लेचर है उसमें यूनिवर्सलिटी का होना बहुत आवश्यक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है इसका यूनिकनेस। यूनिकनेस यानी अपने आप में जो अलग से ही दिखे। ऐसा नहीं हो कि कोई हैप्चार्ड वे में अपने नियम बना दिए और उसकी अभिव्यक्ति बहुत टिपिकल हो, उनको रिप्रेजेंट करना बहुत टिपिकल हो, उनकी व्याख्या करना बहुत टिपिकल हो। तो अपने आप में यूनिकनेस, इनके अकॉर्ड के अंदर यूनिकनेस होनी चाहिए। और चौथा ऑब्जेक्टिव इनका डिस्टिंक्टनेस यानी पृथकता। तो आपने जो इसके अंदर जो नॉमेनक्लेचर है वो दूर से दिखनी भी चाहिए। जैसे कई बार होता है ना, 1000 आदमी खड़े हैं और उसमें जिस व्यक्ति का हेलो इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है वो 1000 आदमी की भीड़ में भी अलग से ही दिखता है, यानी डिस्टिंक्टिव पर्सनैलिटी इसको बनवाना चाहता है। तो ICZN के 4 मेन ऑब्जेक्टिव है। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए और डिस्टिंक्टनेस होनी चाहिए। अब क्वेश्चन है कि ICZN को कब अपनाया गया, कब इसका पब्लिकेशन हुआ, कौन इनके मेन फाउंडर थे, इन नियमों को बनाने वाले किन किन साइंटिस्ट का इसमें योगदान रहा है। So ICZN was adopted by the 15th International Congress of Zoology London and published on 6 नवंबर 1961। तो ICZN की जो नॉमेनक्लेचर है, रूल्स है, इसको जूलॉजी की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो लंदन में हुआ था उसमें इसको अडॉप्ट किया और 6 नवंबर 1961 को इसको प्रकाशित किया, इसका पब्लिकेशन हुआ। कार्ल वन लीने इज द फादर टू सेट द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर पब्लिश्ड इन सिस्टेमा नेचुरी। इसमें जो मैक्सिमम नियम है, उनके जो मेन फाउंडर है, मेन जो ऑथर है, वो कार्ल वन लीने हैं। और कार्ल वन लीने ने इन नियमों को एक अलग से ही अपनी किताब के रूप में प्रकाशित किया है और इस पुस्तक का टाइटल है सिस्टेमा नेचुरी। अब सिस्टेमा नेचुरी को देखते हुए कार्ल वन लीने ने अपना नाम भी चेंज कर लिया, खुद का नाम भी, और इन्होंने अपना खुद का नाम कार्ल वन लीने से चेंज करके इन्होंने अपना नाम रख लिया कैरोलस लिनियस। अब ये नाम दिखने में ऐसा लगता है जैसे कोई स्पीसीज का नेम हो। यहाँ पर कैरोलस है वो कोई जीनस का नाम है, लीनियस है या कोई स्पीसीज का नाम है, लेकिन हकीकत ये है कि ये न तो कोई जीनस है न स्पीसीज है, बल्कि ये कार्ल वन लीने का नया नाम है। इन्होंने अपना नाम कार्ल वन लीने से चेंज करके कैरोलस लिनियस है वो रख लिया था। The third edition of ICZN was published in 1985 and latest edition was published in 1999 and its effective use has started from 2000। तो ICZN का तीसरा जो एडिशन जो था, तीसरा संस्करण, ये 1985 में प्रवेश हुआ। इसके बाद में इसका लेटेस्ट एडिशन 1999 में प्रकाशित हुआ और इसका प्रभावी यूज पूरी दुनिया में, इसका इफेक्टिव यूज ये सन 2000 से स्टार्ट हो गया। अब क्वेश्चन है कि ICZN की जो बुक है उसके अंदर मेन कंटेंट क्या क्या है। तो पूरी इसके जो इंडेक्स है उसको डिटेल में तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन इस पुस्तक के जो मेन कंटेंट है इसके अंदर एक तो कोड प्रॉपर, प्रीफेस यानी प्रस्तावना, 90 इसके अंदर आर्टिकल्स हैं, पुस्तक के अंत में अपेंडिक्स हैं जिसको परिशेषिका या टेबल के रूप में जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इसके अलावा ऑफिशियल ग्लॉसरी यानी शब्दावली है, मेन टर्म्स की शब्दावली है वो इस पुस्तक के पीछे दी गई है। तो ICZN कोड के मेन जो कंटेंट है उसके अंदर कोड प्रॉपर,
प्रीफेस, 90 आर्टिकल, अपेंडिक्स और ऑफिशियल ग्लॉसरी। अब इसमें मेन जो नियम है, वैसे तो इसमें बताया 90 नियम है लगभग, सारे 90 नियमों को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। मैं केवल उन्हीं नॉमेनक्लेचर को यहाँ पर आपसे एक्सप्लेन करूँगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आंसर के रूप में आप लिखते हो, और जो याद करने की दृष्टि से वेरी सिंपल। पहला इसमें रूल है इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। द जेनेरिक नेम ऑफ ए प्लांट एंड एनिमल may be same, but scientific name must be different। ये नियम क्या कहता है कि कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल, उनका जेनेरिक नेम कॉमन हो सकता है, लेकिन उसका वैज्ञानिक नाम जो है, साइंटिफिक नेम है, वो अलग होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जेनेरिक नेम ऑफ ए फिग ट्री इज फाइकस। ठीक है ना, ये जो बरगद जो होता है, तो बरगद का कॉमन नेम है फाइकस है। इसी तरह मोलस्क का फाइलम का एक घोंगा होता है स्नेल, उसका नाम भी फाइकस है, लेकिन दोनों का वैज्ञानिक नाम अलग अलग है। अब बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेगालेंसिस, जबकि मोलस्क का जो स्नेल है, इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस ग्रेसिलिस। जबकि दोनों में आप देख रहे हो जीनस दोनों का सेम है। बरगद का जीनस भी फाइकस है, उधर मोलस्का के प्राणी का जीनस भी फाइकस है, लेकिन इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये दोनों एक ही स्पीसीज होगी या दोनों के पूर्वज एक ही होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ये यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है। सेकेंड रूल, use of uninomial, binomial and trinomial. Scientific names of an animal represented by genera are uninomial. किसी भी प्राणी का, पौधे का वैज्ञानिक नामकरण जब भी हम करते हैं और केवल जीनस का नाम यदि रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो केवल सिंगल ही होगा और वो यूनिनोमियल के नाम से जाना जाएगा। Scientific name represented with species are binomial. यदि किसी प्राणी का, पौधे का जीनस के साथ साथ उसकी स्पीसीज का भी यदि अपन निरूपण कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो ये तरीका द्विनामपत्ति या बाइनोमियल सिस्टम के नाम से जाना जाएगा। साइंटिफिक नेम ऑफ सब स्पीसीज आर ट्राइनोमियल। यदि किसी वनस्पति या प्राणी में जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज तीनों का यदि उल्लेख किया जा रहा है, तीनों का हवाला दिया जा रहा है, तो इनके रिप्रेजेंटेशन की जो मैकेनिज्म है वो ट्राइनोमियल सिस्टम या त्रिनाम पद्धति के नाम से जानी जाएगी। जैसे पैंथेरा, पैंथेरा है, इसमें केवल सिंगल जीनस है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिनोमियल सिस्टम। पैंथेरा टाइग्रिस, इसमें पैंथेरा जीनस है, टाइग्रिस स्पीसीज है, ये बाइनोमियल रिप्रेजेंटेशन है। पैंथेरा टाइग्रिस एल्टेका, अब इसमें पैंथेरा जीनस है, टाइग्रिस स्पीसीज है और एल्टेका सब स्पीसीज है। तो जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज तीनों का यदि रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो ये ट्राइनोमियल सिस्टम या त्रिनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसलिए साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर में आप ध्यान रखें, यदि केवल जीनस का रिप्रेजेंटेशन है, इट इज यूनिनोमियल। जीनस के साथ साथ स्पीसीज का भी रिप्रेजेंटेशन है, इट इज बाइनोमियल। और जीनस और स्पीसीज के साथ सब स्पीसीज का भी यदि रिप्रेजेंटेशन है, देन इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तीसरा नियम है इसमें जेनेरिक नेम, यानी जीनस के नाम के बारे में। जेनेरिक नेम इज द फर्स्ट पार्ट। कोई भी वैज्ञानिक नाम होता है, उसमें पहला नाम हमेशा जीनस का ही होता है। इट इज ऑल्सो ए सिंगल वर्ड, यह भी एक सिंगल शब्द के रूप में होता है।
इट्स फर्स्ट अल्फाबेट मस्ट बी इन कैपिटल लेटर। जीनस का जो पहला जो अक्षर होगा वो पहले ABCD के कैपिटल लेटर के रूप में होगा। बाकी अक्षर तो छोटे होंगे लेकिन पहला अक्षर हमेशा बड़ा होगा। जेनेरिक पार्ट इज ए लैटिन नाउन और लैटिन ग्रीक। जेनेरिक शब्द जो होता है ये या तो लैटिन भाषा के रूप में होता है, लैटिन भाषा से लिया होता है, या ग्रीक भाषा से लिया होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्यूलेक्स है, मच्छर का जोलॉजिकल नेम जीनस है क्यूलेक्स। इसी तरह फैसियोला हेपेटिका लिवर फ्लूक जो होता है, लिवर फ्लूक का जीनस फैसियोला है। अब इसमें आप देख रहे हो क्यूलेक्स में C है, कैपिटल है, बाकी अक्षर छोटे हैं। इसी तरह फैसियोला में F कैपिटल है, बाकी अक्षर इसमें छोटे हैं। तो जेनेरिक अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और बाकी के अक्षर छोटे हैं। स्पीसीज नेम, द सेकंड पार्ट ऑफ ए स्पेसिफिक नेम इज ए स्पीसीज which may be single word or a group of words। तो किसी वैज्ञानिक नाम में द्वितीय शब्द जो होता है वो हमेशा जाति के रूप में होता है, और स्पीसीज का लिखने का जो तरीका है वो एक सिंगल वर्ड के रूप में भी हो सकता है या कई शब्दों के एक समूह के रूप में भी हो सकता है। इट इज रिटन इन स्मॉल लेटर्स, और स्पीसीज का जो नेम है वो हमेशा छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। जीनस में तो पहला अक्षर बड़ा है, कैपिटल है, बाकी अक्षर छोटे हैं, लेकिन स्पीसीज में सारे ही जो लेटर्स हैं वो छोटे होंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे पीजन कबूतर का जोलॉजिकल नेम है कोलंबा लीविया, ऐसे कोलंबा है ये जीनस है, लीविया ये स्पीसीज है। इसी तरह ह्यूमन का जोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस। अब इसमें लिखने का जो तरीका है, यदि अपन कॉपी पे यदि लिख रहे हैं तो कोलंबा लीविया है वो सीधा लिखा जाएगा, और टाइप करके यदि लिख रहे हैं तो ये तिरछा लिखा जाएगा। तिरछा जब लिखा जाता है तब कोलंबा और लीविया के नीचे कोई अंडरलाइन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीधे यदि लिखते हैं यानी इटैलिक्स में यदि नहीं हो, उस केस में कोलंबा के नीचे भी अंडरलाइन होगी और लीविया के नीचे भी अंडरलाइन होगी, यानी जीनस और स्पीसीज दोनों के नीचे अंडरलाइन लिखी जाएगी। लेकिन यदि तिरछे रूप में यदि आप लिख रहे हो तो इसमें अंडरलाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं। पोजीशन ऑफ द सब जीनस, कई बार क्या होता है कि इफ ए सब जीनस इज यूज्ड इट इज रिटन इन ब्रैकेट बिटवीन जीनस एंड स्पीसीज। तो कई बार क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ देख लो, जैसे सुपर फाइलम, फाइलम, सब फाइलम, सुपर क्लास, क्लास, सब क्लास, सुपर फैमिली, फैमिली, सब फैमिली, सुपर ऑर्डर है ना, ऑर्डर, सब ऑर्डर। तो कई बार जीनस के बाद में यदि सब जीनस भी यदि हो तो सब जीनस से जीनस और स्पीसीज के बीच में लिखा जाएगा, लेकिन वो ब्रैकेट के रूप में लिखा जाएगा, और इस सब जीनस का जो नाम है इसको द्विनामपत्ति या त्रिनामपत्ति में इसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे एक मॉस्किटो का जोलॉजिकल नेम एनाफ्लीज इसका जीनस हो गया, सीलिया इसका सब जीनस हो गया, एलिगेंस इसकी स्पीसीज होगी। अब इस नाम को वैसे देखें तो ऐसा लगता है जैसे एनोफ्लीज जीनस है, सीलिया स्पीसीज है, एलिगेंस सब स्पीसीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि जीनस और स्पीसीज के बीच में कोई नाम यदि ब्रैकेट के रूप में लिखा गया है, इसका मतलब वो सब जीनस का नाम है, और इसको बाइनोमियल या ट्राइनोमियल पद्धति में इसको काउंट नहीं करें। नेम ऑफ द स्पीसीज, स्पीसीज का नामकरण कैसे करेंगे? इफ द स्पीसीज नेम आर असाइन्ड आफ्टर एनी पर्सन्स नेम, द एंडिंग ऑफ द स्पीसीज बाई आई और डबल आई और ए। यदि किसी स्पीसीज का नाम किसी वैज्ञानिक ने लिखा है तो वैज्ञानिक के नाम के अंत में या तो आई लिखा जाएगा या डबल आई लिखा जाएगा या ए ई लिखा जाएगा। If the species name is assigned after both men and women, the ending will be or। यदि जाति का नाम, मान लीजिए ऐसा कोई साइंटिस्ट है जिसमें
उसके डिस्कवरर मेल भी है, फीमेल भी है, तो उन दोनों के नाम के अंत में ऑरम लिखा जाएगा। और if the species name is assigned after a geographical place, then ending will be by ensis or inesis। तो यदि कोई स्पीसीज का नाम किसी भौगोलिक क्षेत्र के नाम पे है, तो उन भौगोलिक क्षेत्र के नाम के अंत में ENSIS या INESES। जैसे गुड़हल का नाम आपने देखा होगा, हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस, इसका मतलब चाइना से रिलेटेड है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, जैसे गुप्ता, मान लीजिए साइंटिस्ट का सरनेम गुप्ता है और वो मान लीजिए लड़की है, सपोज कोई सरला गुप्ता या सरिता गुप्ता या गरिमा गुप्ता, तो उस के अंत में गुप्ता GUPTAE ये लिखा जाएगा। यदि साइंटिस्ट से मान लीजिए नर है, मेल है, सपोज शर्मा, तो शर्मा के अंत में शर्माई SHARMI। यदि साइंटिस्ट मेल और फीमेल दोनों हैं, मान लीजिए स्मिथ, सपोज कॉपर स्मिथ है, जैसे ब्लैक स्मिथ है, तो उन के नाम के अंत में ओरम लिखा जाएगा, जैसे स्मिथ। तो ये कुछ जनरल बातें हैं जो जनरल परीक्षा में पूछी जाती है। इफ सरनेम इज फीमेल then AE written, if surname is male then I is written, if surname is both male and female then ORUM will be written। नेमिंग ऑफ ए कंपाउंड स्पीसीज, कंपाउंड स्पीसीज का समूह होता है, उसमें नामकरण कैसे करेंगे। इफ द नेम ऑफ स्पीसीज इज बेस्ड ऑन ए लैटिन नेम देन US मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय सिंगुलर एंडिंग। यदि मान लिया कोई स्पीसीज है और वो स्पीसीज का नाम लैटिन भाषा से लिया गया है या लैटिन वर्डिंग है उसकी, और उस शब्द में यदि US यदि आ रहा है लास्ट में, तो US को हटाकर वहां पर सिंगुलर एंडिंग कर दी जाएगी। जैसे फेब्रिसाइमस है ना, फेब्रिसाइमस, अब फेब्रिसाइमस ये लास्ट में US है, अब ये नाम चेंज हो क्या हो जाएगा, फेब्रिसाइम। तो फेब्रिसाइमस का चेंजिंग होकर नाम क्या हो जाएगा, फेब्रिसाइम। इन ए कंपाउंड नेम फर्स्ट पार्ट इज लैटिन देन इट मस्ट बी रिटन एज, मान लिया कंपाउंड नेम में, कंपाउंड कोई नाम है, सामूहिक जो नाम है उसमें पहला नाम यदि लैटिन भाषा का है, तब इसको कैसे लिखा जाएगा। जैसे चाइना रोज है सपोज, अब चाइना रोज को हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस, तो चाइना रोज कॉमन नेम चाइना रोज या गुड़हल जिसको अपन बोलते हैं। ऑथर प्लेसिंग, लेखक को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जिस वैज्ञानिक ने कोई स्पीसीज आइडेंटिफाई करी है उसका साइंटिफिक नेम दिया है। ऑथर नेम इज रिटन आफ्टर द स्पीसीज नेम along with the year of the publication। तो स्पीसीज के नाम के अंत में ऑथर का नाम लिखा जाएगा और ईयर लिखी जाएगी, और ऑथर और ईयर के बीच में पंक्चुएशंस या कोमा लगाई जाएगी। जैसे टाइगर है सपोज, टाइगर का नाम क्या हो जाएगा, फेलिस टाइग्रिस लिनियस कोमा 1758। लेकिन यहाँ पर जो लिनियस है इसको इटैलिक्स में नहीं लिखा जाएगा, यह ध्यान रखना। जीनस और स्पीसीज ये इटैलिक्स में लिखे जाएंगे, लिनियस ये रनिंग लैंग्वेज में है, उसके बाद कोमा है, उसके बाद में ईयर है 1758, यानी लिनियस ने ये नाम 1758 में दिया था। यूज ऑफ पैरेंथेसिस, यानी ब्रैकेट का कब यूज होता है। प्रीवियसली टाइगर्स वर रिप्लेस्ड अंडर द जीनस फेलिस, but later on it divided into two genera as large cat and small cat। तो टाइगर को पहले एक ही जीनस कॉमन जीनस फेलिस के अंदर लिखा जाता था, लेकिन बाद में इनको बिग कैट में जैसे ये टाइगर हो गया है ना, लॉयन हो गया, तेंदुआ हो गया,
और छोटी कैट में अपने जो घरेलू बिल्लियाँ हैं, जंगली बिल्लियाँ हैं, ये होगी। तो प्रीवियसली टाइगर्स वाज प्लेस्ड अंडर द जीनस फेलिस, but later on he divided into two genera as large cat, अब जैसे पैंथेरा है, मान लीजिए पैंथेरा, एंड स्मॉल कैट बाय फेलिस। तो लायन है, जैसे ये बिग कैट है, तो लायन बिग कैट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फेलिस लियो लीनियस 1751। पैंथेरा लियो लीनियस ब्रैकेट में 1751। यूज ऑफ स्क्वायर पारेंथेसिस, यदि ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट जिसको होता है स्क्वायर ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट होते हैं, बड़ा कोष्ठक है, एक मंझला कोष्ठक, एक छोटा कोष्ठक। तो स्क्वायर इंडिकेट्स दैट नेम हैज बीन टेकन इन डायरेक्ट सोर्स, नॉट फ्रॉम द ओरिजिनल वन। तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट इस बात को इंडिकेट करता है कि इसको प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया गया है, जैसे अमीबा प्रोटियस, बड़ा ब्रैकेट और पालाशा। The square indicates that name has been taken in direct source, not from the original. तो बड़ा ब्रैकेट इस बात को इंडिकेट करता है कि इसमें जो नाम है उसको प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में इसको काम में दिया गया। यूज ऑफ लैटिन लैंग्वेज, साइंटिफिक नेम मस्ट बी आइदर इन लैटिन और लैटिनाइज्ड। वैज्ञानिक नाम है वो लैटिन भाषा में होने चाहिए या लैटिनीकृत होने चाहिए। इट इज टाइप्ड और हैंड रिटन, ये नाम या तो टाइप किए हुए हों या हाथ से लिखे हुए हों। इट इज रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट मैनर्स, इसको कई नाम से आप लिख सकते हो, जैसे भारतीय तेंदुआ जो है इंडियन लेपर्ड, इसका लिखने का तरीका जैसे पैंथेरा पार्डस फस्का मेयर, पैंथेरा पार्डस फस्का मेयर। तो इंडियन लेपर्ड के लिखने का तरीका, इन दोनों तरीकों में आप कोई भी ले सकते हो। छोटे ब्रैकेट में ऑथर का नाम ले सकते हो, बड़े ब्रैकेट के रूप में ऑथर का नाम ले सकते हो। तो पैंथेरा पार्डस फस्का। यूज ऑफ पंक्चुएशंस, ड्यूरिंग साइंटिफिक नेम एपोस्ट्रोफी और हाइफन शुड बी यूज्ड। तो कई बार वैज्ञानिक नामकरण करते समय है ना, एपोस्ट्रोफी है, इसका भी उपयोग करते हैं, हाइफन है, इसका भी उपयोग किया जाता है। यूज ऑफ कोमा, कोमा इज यूज्ड बिटवीन ऑथर नेम एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो कोमा का प्राय उपयोग वैज्ञानिक का नाम और सन उनके बीच में किया जाता है। जैसे कॉमन फ्रूट फ्लाई जो है, कॉमन फ्रूट फ्लाई का जोलॉजिकल नेम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ब्रैकेट में मैगन है, इस वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया है और ये नॉमेनक्लेचर 1830 में दिया है। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ब्रैकेट में मैगन, फिर कोमा 1830, फिर ब्रैकेट। तो कोमा का भी इस्तेमाल होता है। ओरिजिनल स्पेलिंग, द ओरिजिनल स्पेलिंग ऑफ ए नेम is the spelling used in the work in which the name was established. ओरिजिनल स्पेलिंग वो स्पेलिंग होती है जो प्रारंभ में उस वैज्ञानिक के द्वारा काम में ली गई है। इफ द नेम इज रिवाइज्ड देन फॉलोइंग क्राइटेरिया में बी यूज्ड। तो कई बार क्या होता है, किसी वैज्ञानिक ने कोई नाम दिया और वो नाम बाद में समय के साथ या नॉलेज में बढ़ोतरी के साथ वो नाम यदि परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, इफ द नेम इज रिवाइज्ड देन फॉलोइंग क्राइटेरिया में बी यूज्ड। जैसे पॉलीगोनिया, पॉलीगोनिया में ये सी शेप मार्क इज प्रेजेंट ऑन द विंग ऑफ बटरफ्लाई। अब जैसे कोई तितली है, बटरफ्लाई है, और बटरफ्लाई के पंखों के ऊपर सी की आकृति का कोई चिन्ह है जो उसकी विशेष पहचान है। तो इस विशेष पहचान को इंडिकेट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए इस तितली के वैज्ञानिक नाम में पॉलीगोनिया सी एल्बा, पॉलीगोनिया जीनस है, एल्बम स्पीशीज है, और सी जो है ये कैरेक्टरिस्टिक मार्क है। अब तितली देखोगे उसमें तारे के जैसे आकृति है, चंद्रमा की जैसी आकृति है, और कई बार तो जो
अल्फाबेटिक लेटर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब तितलियों, हजारों तितलियों का आप देखो तो किसी तितली पंख पर आपको 1 लिखा हुआ दिखेगा, किसी 2 लिखा हुआ दिखेगा, किसी 3 दिखेगा। कई बार ABCD के जैसे अक्षर है वो भी इसकी तितलियों के पंखों के ऊपर देखे जा सकते हैं। तो विशेष ये मार्क जो है तितलियों को पहचान, इन चिन्हों के बेसिस पे इनको पहचाना जा सकता है। ये चिन्ह जीनस और स्पीशीज के बीच में लिखे जा सकते हैं। यूज ऑफ नंबर्स इन कंपाउंड नेम। use of numbers in a compound species name of which first part consists of a numeral, then the number is written as a full Latin word. तो कई बार क्या होता है, जैसे सपोज उदाहरण है 5 लीनिएटा। अब 5 है, ये तो न्यूमेरिकल नंबर है, लीनिएटा ये स्पीशीज है। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं पेंटा लीनिएटा है, 5 मतलब पेंटा, क्योंकि इसमें नोमेनक्लेचर जैसे सिंगल है तो मोनो, डबल है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 यदि है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नैनो, 10 है तो डेको। तो कई बार इन न्यूमेरिकल नंबर को भी आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो कंपाउंड नेम में। जैसे 5 लीनिएटा, इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है पेंटा लीनिएटा। 6 यदि हो हेक्सा लीनिएटा, 7 यदि हो है ना हेप्टा लीनिएटा। तो ये भी एक लिखने का पैटर्न है। इनकरेक्ट स्पेलिंग ऑफ ओरिजिनल फैमिली मस्ट बी करेक्टेड। ओरिजिनल फैमिली में यदि कोई स्पेलिंग त्रुटिपूर्ण रह गई है, इनकरेक्ट रह गई है, तो उसको सही किया जा सकता है। जैसे सुपर फैमिली, और सुपर फैमिली के अंत में OIDEA है, ये शब्द लिखा जाता है। और जैसे पेंटाटोमिड बग है, और पेंटाटोमिड बग की सुपर फैमिली क्या हो जाएगी, पेंटाटोमोइडिया। पेंटाटोमिड बग की फैमिली के अंत में IDA लिखा जाएगा, इसके फैमिली क्या हो जाएगी, पेंटाटोमिडी। इसकी सब फैमिली के अंत में INAE लिखा जाता है, इसलिए इसकी सब फैमिली क्या हो जाएगी, पेंटाटोमी। अब जैसे ह्यूमन है, मनुष्य, उनका जीनस होमो है, तो मनुष्य की सुपर फैमिली क्या हो जाएगी, होमोइडिया। मनुष्य फैमिली क्या हो जाएगी, होमोइडी। मनुष्य की सब फैमिली क्या हो जाएगी, होमोनिनी। तो यदि आपके जीनस का नेम यदि याद है तो उस नाम की बेसिस पे आप सुपर फैमिली का नाम याद कर सकते हो, फैमिली का नाम याद कर सकते हो, सब फैमिली का नाम याद कर सकते हो। सुपर फैमिली के अंत में OIDEA लिखा जाएगा, फैमिली के अंत में IDAE लिखा जाएगा, और सब फैमिली के अंत में INAE लिखा जाएगा। टू स्पीसीज नेम। Two species under a same genus should not have the same name. एक ही जीनस की कई जातियां हैं और सभी जातियों के नाम अलग अलग होंगे, कोई भी 2 स्पीसीज के नाम एक जैसे नहीं होंगे। अब जैसे तेंदुए का जोलॉजिकल नेम है पैंथेरा लियो। अब जीनस यहाँ पर पैंथेरा है, स्पीसीज लियो है। टाइगर का जोलॉजिकल नेम पैंथेरा टाइग्रिस, जीनस यहाँ पर पैंथेरा है, स्पीसीज टाइग्रिस है। इसी तरह पार्डस का नाम है पैंथेरा पार्डस। तो पैंथेरा लियो ये शेर हो गया, पैंथेरा टाइग्रिस ये टाइगर हो गया, और पैंथेरा पार्डस ये तेंदुआ हो गया। अब इन तीनों का जीनस पैंथेरा है, लेकिन स्पीसीज नेम सबके अलग है। शेर की स्पीसीज लियो, टाइगर की स्पीसीज टाइग्रिस, और तेंदुए की स्पीसीज पार्डस। तो एक ही जीनस के 2 स्पीसीज के नाम कभी भी सेम नहीं होंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइब्रिड। और कई बार नेचर में नेचुरल रूप से हाइब्रिड बन जाते हैं, लेबोरेटरी में भी हाइब्रिड की फॉर्मेशन होती है। हाइब्रिड्स आर इंडिविजुअल
प्रोड्यूस्ड बाय टू डिफरेंट स्पीसीज। तो हाइब्रिड ऐसे प्राणी हैं जो दो स्पीसीज के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बनते हैं, जैसे लाइगर। अब लाइगर की फॉर्मेशन कैसे होगी? मेल लायन और फीमेल टाइगर के क्रॉसिंग से जो संतति बनती है वो लाइगर के नाम से जानी जाती है, लाइगर प्लस टाइगर। इसी तरह टिग्लियन जैसे, इसमें नर टाइगर होगा, फीमेल लायन होगी, तो मेल टाइगर प्लस फीमेल लायन इक्वल टू टिग्लियन। पॉमेटो है जैसे, प्लांट्स के अंदर यदि देखें तो पॉमेटो प्लस टोमेटो इक्वल टू पॉमेटो। स्पून आइबिस बर्ड्स के अंदर कई बार हमने देखा है, जैसे स्पून बिल एक पक्षी है, एक आइबिस पक्षी है, फूलदांतली जिसको बोलते हैं। और स्पून बिल जो पक्षी है, इसकी चोंच है वो चम्मच के जैसी होती है, स्पून के जैसी, इसलिए इसको स्पून बिल बोलते हैं। तो स्पून बिल और आइबिस की क्रॉसिंग से हाइब्रिड बर्ड्स बन जाता है, जिसको स्पून आइबिस बोलते हैं। इसी तरह जैसे खच्चर आपने देखा होगा, टट्टू आपने देखा होगा, बट देर इज नो एनी साइंटिफिक नेम बाई ICZN। अब ICZN सोसाइटी के द्वारा इन हाइब्रिड प्राणियों के लिए कोई भी वैज्ञानिक नाम नहीं है। तो खच्चर है, इसका कोई वैज्ञानिक नाम नहीं है, टट्टू का कोई वैज्ञानिक नाम नहीं है, लाइगर का कोई जोलॉजिकल नेम नहीं है, टिग्लियन का कोई जोलॉजिकल नेम है, भेकरी, भेड़ प्लस बकरी, इसका कोई जोलॉजिकल नेम नहीं है। तो ICZN के द्वारा हाइब्रिड के लिए कोई साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी प्रपोज नहीं की गई। नॉर्मन न्यूडम, यहाँ पर न्यूडम का अर्थ है नंगा या नग्न। नेम्ड न्यूडम मीन्स नेकेड, नेम विच इज पब्लिश्ड विदाउट सेटिस्फाइंग द कंडीशंस एंड इज नेवर रिकॉर्डेड। तो कई बार क्या होता है कि ऐसी कोई स्पीशीज है जो डिस्कवर हो गई है और उसका नाम साइंटिफिक मैगजीन्स में, जर्नल्स में पब्लिश नहीं हुआ है, या उस नाम को लेकर वैज्ञानिक जो सोसाइटी है वो संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड है, तो ऐसे नाम को न्यूडम के रूप में, नग्न के रूप में, तो नेमम न्यूडम। वैलिडिटी ऑफ पब्लिश्ड डेट, एनी नेम पब्लिश्ड इन सिस्टेमा नेचुरी इन 1758 is treated to have been published till date। अब जो भी वैज्ञानिक नाम, चाहे वो एनिमल का हो चाहे प्लांट का हो, और सिस्टेमा नेचुरी में वो 1758 को यदि पब्लिश हो गया है, तो उस नाम को आज तक भी वैलिड माना जाता है, उसको एकदम सही माना जाता है। और बीच बीच में नई डिस्कवरीज होती रहती है और नई स्पीशीज के नए जो टर्म्स हैं, ये जोलॉजी के जर्नल्स हैं, उसके अंदर निरंतर पब्लिश होते रहते हैं। लेकिन सिस्टेमा नेचुरी में जो नाम पब्लिश है वो आज तक ऑथेंटिक है और आज तक वैलिड है, उस नाम को कोई भी नकार नहीं सकते, न उसको नकारा जा सकता है। यूज ऑफ टॉटोनिम्स, टॉटोनिम्स का, टॉटोनिम्स यानी टॉटोमर, केमिस्ट्री में जैसे आइसोमर होते हैं, है ना, टोटोमर्स होते हैं। तो टोटोनिम्स का क्या होता है, मतलब क्या है? समटाइम जीनस, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज नेम मे बी सेम। तो कई बार किसी प्राणी का जीनस, उसकी स्पीसीज और उसकी सब स्पीसीज, तीनों के नाम एक ही जैसे होते हैं, ये नाम टोटोनिम के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कोबरा है, अब कोबरा का जीनस भी नाजा है, इसकी स्पीसीज भी नाजा है, इसकी सब स्पीसीज भी नाजा है, तो नाजा नाजा नाजा। इसी तरह जैसे जंगली लोमड़ी रेड फॉक्स, इसका जीनस भी वल्पीस है, इसकी स्पीसीज भी वल्पीस है, इसकी सब स्पीसीज भी वल्पीस है, तो वल्पीस वल्पीस वल्पीस। इसी तरह गौरिला, जैसे गौरिला का जीनस भी गौरिला है, इसकी स्पीसीज भी गौरिला है, इसकी सब स्पीसीज भी गौरिला है, तो गौरिला का टोटोनिम्स क्या हो जाएगा? गौरिला गौरिला गौरिला। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल है जो बच्चों को याद होना चाहिए। और टाइपिफिकेशन, टाइपिफिकेशंस आर डिवाइडेड इनटू 7 टाइप्स।
टाइपिफिकेशन को मुख्य 7 प्रकारों में डिवाइड किया गया है। मैं यहाँ पर केवल इनके टर्मिनोलॉजी शेयर कर रहा हूँ। इसका अलग से डिटेल व्याख्यान मैं अलग से बनाऊंगा टाइप्स में। ये मुख्य 7 प्रकार कौन से हैं, जैसे टाइप, होलोटाइप, एलोटाइप, पैराटाइप, सिनटाइप, लेक्टोटाइप, नियोटाइप। अब यहाँ पर होलोटाइप का क्या मीनिंग है, एलोटाइप का क्या मीनिंग है, पैराटाइप का क्या मीनिंग है, सिनटाइप का अर्थ क्या है, लेक्टोटाइप का अर्थ क्या है, नियोटाइप का अर्थ क्या है, इस पे एक अलग से एक व्याख्यान टर्मिनोलॉजी का मैं बना रहा हूँ। और उसमें लगभग 100 के आसपास ऐसी टर्मिनोलॉजी होगी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जनरली पूछी जाती है। लॉ ऑफ ए प्रायोरिटी, यानी किसको आप प्राथमिकता दोगे। द नेम विच इज पब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1798, तो जो जोलॉजिकल नेम, बॉटनिकल नेम 1 जनवरी 1798 को पब्लिश हो गया है, उस नाम को प्राथमिकता दी जाएगी, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। Authors has followed the same system of binomial system. जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको द्विनापत्ति के इन्हीं नियमों को पालन करना पड़ेगा, इन्हीं नियमों को अपनाना पड़ेगा, इन्हीं नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। Author has published his work in a scientific journal. Author अपनी डिस्कवरी को, अपनी खोज को किसी वैज्ञानिक जर्नल में पब्लिश करना पड़ेगा, और पब्लिश जर्नल हैं वो भी यूजीसी इंडेक्स लिस्ट में होना चाहिए या स्कॉपर्स इंडेक्स सूची में होना चाहिए। लोकल जर्नल में या पेड जर्नल में आपका कोई आर्टिकल पब्लिश होता है तो वो वैलिड नहीं होता है, वो ऑथेंटिक भी नहीं होता है, न ही उसको माना जाता है। तो स्कॉपर्स इंडेक्स से जो जर्नल है, उन्हीं जर्नल्स में आप यदि पब्लिश करते हो तो वो आपका पब्लिश वर्क है वो हाईली ऑथराइज है, हाईली एक्सेप्टेड है। और जैसे इंडिया में एक जर्नल निकलता है, जर्नल ऑफ थ्रेटन टैक्सा, इसी तरह BNHS, जर्नल ऑफ BNHS, तो जर्नल ऑफ थ्रेटन टैक्सा, जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरलिटी सोसाइटी, यदि इन जर्नल्स में आपका कोई पब्लिकेशंस हैं तो वो ऑथेंटिक है, हाई स्टैंडर्ड का है और पूरी दुनिया में उसको मान्यता मिलती है, रिकॉग्निशंस मिलती है। इफ ए नेम इज प्रपोज्ड as a substitute by any region with rebound to the name which is thereby replaced, तो यदि कोई नॉर्म कोई प्रपोज किया है सब्स्टिट्यूट का किसी भी कारण से, तो वो यदि रिप्लेस हो जाता है, in case of the generic of such generic name, it should accompany the genotype or subgenus fin. The law of priority apply only from family to subspecies. तो यदि मान लीजिए कोई जेनेरिक नेम या सब जेनेरिक नेम जिसमें जीनोटाइप है या सबजीनस फिन है, तो लॉ ऑफ प्रायोरिटी जो होगा वो केवल फैमिली से लेके सब स्पीसीज तक ही अप्लाई होगा, यानी फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज। बाकी और लोअर कैटेगरी, बाकी और जो रैंक है उसके ऊपर लॉ ऑफ प्रायोरिटी अप्लीकेबल नहीं होगा, लागू नहीं। तो ये कुछ नियम हैं जो ICZ है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के द्वारा अप्लाई किए हैं। और जैसे मैंने बताया कि इस बुक के अंदर लगभग छोटे मोटे मिला के लगभग 90 के आसपास नियम, लेकिन उन सभी नियमों का जो उपयोग है वो कुछ पर्टिकुलर टिपिकल सिचुएशंस में होता है, जब हम किसी एनिमल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हाई कैटेगरी के जो रूल्स हैं। लेकिन मैंने ये जो आपसे डिस्कस किया, ये वो कॉमन नाम है जो जनरली परीक्षाओं पर आधारित है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अब चूंकि इन दिनों कई तरह की परीक्षाएं होगी, स्कूल लेक्चर्स की परीक्षाएं भी हैं,
कॉलेज लेक्चर्स की परीक्षाएं है, यूनिवर्सिटी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की है ना वैकेंसी निकलती रहती है, एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी है, और इसके अलावा JRF का एग्ज़ाम है, नेट एग्ज़ाम है, स्लेट का एग्ज़ाम है। और उन सभी परीक्षाओं में टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन ये कि अपने आप में एक यूनिक यूनिट है, और बच्चे जनरली इस यूनिट को अवॉइड करते हैं या पढ़ते तो हैं लेकिन इनका इंटरेस्ट लेके भी नहीं पढ़ते। तो आज की इस व्याख्यान मालिक श्रृंखला में ये पहला वे लेक्चर मैंने आपसे शेयर किया है, और अब मैं रोजाना लगभग 15 वीडियो 15 व्याख्यान में केवल टैक्सोनॉमी पे आपके साथ शेयर करूँगा। और आई थिंक यू लाइक माय लेक्चर, और फिर भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई सलाह मशवरा करना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9414466106, 94-144-66-107। और ये मेरा ईमेल एड्रेस है kcsibis@yahoo.com, kcsibis@yahoo.com। तो आप ईमेल के द्वारा भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के द्वारा भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अंत में हमारे कॉलेज की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को धन्यवाद। I'm highly thankful to you, grateful to you for quite listening this lecture. Thank you very much.